गुड आफ्टरनून बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सब लॉकडाउन का सही ढंग से पालन कर रहे हैं और घर में अवश्य पढ़ रहे हैं। वैसे तो हमारे सभी शिक्षकगण अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को विभिन्न सब्जेक्ट पढ़ाने का, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट पढ़ाने का। मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ आपको इतिहास विषय पढ़ाने के लिए। और ये तो आप सबको पता है कि लगभग सभी हिंदी मीडियम के स्कूल में 2 चैप्टर तक हो चुका है। प्रथम और द्वितीय अध्याय हो चुका है और हम लोग मैं यहाँ प्रयास करूँगा कि तृतीय अध्याय से आप लोगों को थोड़ा बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस तृतीय अध्याय में, वो वहाँ से मैं आप लोगों को शुरू करूँगा, आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि मैं पहले ही यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख लिया है कि प्रतिरोध और विद्रोह पाठ का नाम है और आपके पुस्तक के हिसाब से पेज नंबर 36 में जो है ये प्रतिरोध और विद्रोह ये पुस्तक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर जब मैं इसको पढ़ाऊँगा उस समय आप अपनी पुस्तक से ये देख भी सकते हैं कि मैं कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक जो है मैं कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले है प्रतिरोध और विद्रोह। प्रतिरोध विद्रोह इससे पहले आप लोगों को ये दोनों अर्थ जो है इसको समझना पड़ेगा। प्रतिरोध और विद्रोह ये दोनों शब्द लगभग समान शब्द हैं, हालांकि इसमें कुछ अंतर है, इसमें कुछ तुलना है। जैसे अंग्रेजी में रेसिस्टेंस और रेबेलियन कहा गया, बहुत जगह पे अपराइजिंग शब्द का भी प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में। तो ये शब्द को मैं बताने का प्रयास करूँगा कि ये दोनों शब्द एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं या एक दूसरे से दोनों कैसे संबंधित है ये दोनों शब्द। तो सबसे पहले विद्रोह के विषय में मैं बताने का प्रयास करूँगा। विद्रोह क्या होता है? विद्रोह क्या होता है? विद्रोह तुम्हारे पुस्तक में ही दिया गया है, किसी के प्रति किया जाने वाला द्रोह अर्थात शत्रुतापूर्ण कार्य, ऐसा आप लोगों के पुस्तक में दिया गया है। यानी तो विद्रोह क्या होता है? किसी प्रचलित व्यवस्था या कानून के विरुद्ध जो परिवर्तन के लिए जो मांग उठती है वह विद्रोह कहलाता है। राज्य या शासन के प्रति अविश्वास या दुर्भाव उत्पन्न होने पर उसकी आज्ञा, विधान आदि के विरुद्ध में किया जाने वाला आचरण विद्रोह है। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि किसी प्रचलित व्यवस्था जो चल रही व्यवस्था है, प्रचलित व्यवस्था या जो कानून है, ऐसा कानून जो किसी एक समुदाय को या किसी एक समुदाय को, किसी व्यक्ति को वो कानून अच्छा न लगा हो, तो उस संबंधित कानून के विरुद्ध में किया जाने वाला जो विरोध है वो विद्रोह कहलाता है। जैसे विद्रोह किस प्रकार का हो सकता है? विद्रोह स्वल्पकालीन हो सकता है, स्वल्पकालीन विद्रोह हो सकता है। यानी कि स्वल्पकालीन का मतलब है छोटे समय के लिए, छोटे अवधि वाला विद्रोह हो सकता है, या विद्रोह जो है दीर्घकालीन भी हो सकता है। विद्रोह स्वल्पकालीन हो सकता है, विद्रोह क्या हो सकता है? दीर्घकालीन भी विद्रोह हो सकता है। दीर्घकालीन भी विद्रोह क्या हो सकता है? ठीक। अगर विद्रोह सफल हो जाता है तो परिवर्तन की गुंजाइश रहती है। अगर विद्रोह
सफल भी नहीं होता है तो धीरे धीरे परिवर्तन की संभावना होती है। जैसे मैं एक उदाहरण इसमें देना चाहता हूँ कि 1859 में नील विद्रोह हुआ। 1859 में 59 और 60 में नील विद्रोह हुआ। नील विद्रोह भले ही असफल हो गया, लेकिन आगे चलकर अंग्रेजी सरकार ने बाध्य होकर नील कमीशन का गठन किया, ताकि इनके जो ये नीले कृषकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसे क्या करने के लिए, जांचने के लिए, निरीक्षण करने के लिए और संबंधित सुधार लाने के लिए। इसका मतलब है विद्रोह असफल हुआ, इसके बावजूद भी परिवर्तन की गुंजाइश वहाँ पे थी। तो ये रहा विद्रोह। इसके बाद और एक शब्द आता है, विद्रोह के बाद और एक शब्द आता है, अगर विद्रोह में ही मैं आप लोगों को और एक पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ कि जैसे विद्रोह में कौन कौन सा विद्रोह, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। रंगपुर का विद्रोह 1783 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी विद्रोह जो है व्यापक रूप भी ग्रहण कर लेता है, इसका रूप जो है कभी कभी व्यापक हो जाता है। जैसे हम लोग कभी कहते हैं 1857 का महाविद्रोह। ये क्यों महाविद्रोह? क्योंकि इसका स्वरूप व्यापक हो गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, महाविद्रोह। तो कभी कभी जब विद्रोह का स्वरूप व्यापक हो जाता है उस समय उसे महाविद्रोह की संज्ञा दी जाती है। तो ये आपका रहा विद्रोह। इसके बाद और एक शब्द इसमें आता है प्रतिरोध, जो यहाँ पे पहले से ही लिखा गया है, प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है? ये भी उसी विद्रोह के जैसा है, किसी प्रचलित व्यवस्था, कानून या शक्ति के विरोध में किया गया विरोध। लेकिन याद रखिएगा, इसमें विशेष जाति, विशेष समाज इसमें क्या होती है, सम्मिलित होती है। इसको और एक शब्द यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, बगावत। बगावत जैसा, बगावत किसको कहा जाता है? प्रचलित कानून के खिलाफ में आंदोलन किया, जब विरोध किया जाता है तो बगावत होता है। हम इसको नहीं मानेंगे, तो फलतः नहीं मानने का मतलब है बगावत करना, क्या करना, प्रतिरोध करना है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसी प्रचलित व्यवस्था, किसी कानून या शक्ति के विरुद्ध में या किसी शासक के विरुद्ध में किया गया विशेष जाति या समाज के द्वारा किया गया विरोध। उसके बाद इसका उदाहरण क्या है, 1857 का विद्रोह। फिर इसमें है विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि विद्रोह और प्रतिरोध लगभग समान है। सभी सिपाहियों ने, अब देखिए विद्रोह हुआ 1857 का, 1857 ईस्वी का विद्रोह। लेकिन याद रखिएगा, क्या सभी सिपाहियों ने विद्रोह किया था? नहीं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत उस समय दो प्रकार की सेना हुआ करती थी। एक दो भारतीय मूल के जो सैनिक थे, उनकी अलग व्यवस्था, वो अलग थे, और एक अंग्रेजी थे। तो अंग्रेजियों ने तो विद्रोह नहीं किया, अंग्रेजों ने तो विद्रोह नहीं किया। तो एक विशेष समाज, एक विशेष जाति के द्वारा किया गया विद्रोह या बगावत ये था। इसलिए 1857 के विद्रोह को एक किस्म से हम लोग बोलेंगे तो ये प्रतिरोध या एक प्रकार से ये बगावत थी। ठीक उसी प्रकार से नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था। नौसेना का विद्रोह वही भारतीय नौसैनिकों ने किया था, अंग्रेजी नौसैनिकों ने नहीं किया था। जो अंग्रेजी मूल वाले थे उन्होंने नहीं किया था। तो हमें ये याद रखना है, प्रतिरोध। लगभग परिभाषा दोनों का एक है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द हम लोग जोड़ रहे हैं, विशेष जाति और समाज के द्वारा आंशिक। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जब सैनिक कहे तो संपूर्ण सैनिक नहीं, आंशिक सैनिक था।
या कुछ एक सैनिक थे, ठीक। उसके बाद तृतीय जब और एक इसी में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, वो है क्रांति शब्द। अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्रांति, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। और क्रांति का मतलब क्या है? प्रचलित व्यवस्था में, ठीक, तीनों एक ही जैसा है। प्रचलित व्यवस्था में द्रुत, व्यापक या आमूल, द्रुत, व्यापक या आमूल परिवर्तन, या जो प्रचलित व्यवस्था है। जैसे उपर्युक्त जो हम लोग जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, प्रतिरोध और विद्रोह, उसमें हम लोगों ने क्या देखा? कुछ एक कानून में परिवर्तन हो सकता है, कुछ एक जगह में ये सीमित रहता है। मान लीजिए रंगपुर का विद्रोह हुआ, तो अगर कुछ वहाँ पे सुधार किए जाएंगे तो रंगपुर से संबंधित लोगों के लिए सुधार किया जाएगा। रंगपुर के किसानों ने विद्रोह किया था तो उनके लिए सुधार होगा। जंगल महल के किसानों ने या वहाँ के आदिवासियों ने विद्रोह किया है तो उनके लिए विशेष कुछ बनेगा। संथालों ने किया है तो उनके लिए अलग से। तो ये क्या हुआ? सबके लिए नहीं है, विशेष के लिए था विद्रोह और प्रतिरोध में। लेकिन क्रांति जब होती है तो एक विशेष समाज के जो परिवर्तन होता है केवल एक विशेष समाज के लिए नहीं होता है, केवल एक विशेष समुदाय के लिए नहीं होता है। क्रांति जब होती है जो उसमें द्रुत, व्यापक और आमूल परिवर्तन आते हैं वो सभी के लिए होता है। जैसे 1789 की फ्रांस की क्रांति, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, आप लोग इसे अवश्य पढ़े होंगे 9th क्लास में, प्रथम चैप्टर में ही है। तो फ्रांस की क्रांति में जो परिवर्तन हुआ, इसको क्या, ये परिवर्तन किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं था, केवल वो पुरोहित समाज के लिए नहीं था, केवल कुलीन वर्ग के लिए नहीं था या जनसाधारण के लिए नहीं था। वो जो परिवर्तन हुआ वह सभी के लिए था। तो परिवर्तन क्या होता है? द्रुत होता है, व्यापक होता है और पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आता है। किस प्रकार का? फ्रांस में उस समय बूर्बो राजवंश का शासन था। बूर्बो राजवंश को हटाकर उसके जगह पे क्या आया? उसमें एक संवैधानिक प्रजातंत्र का सूत्रपात हुआ, यानी कि पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आ गया। बूर्बो राजवंश का पतन हो गया, उसके जगह पे क्या हुआ? प्रजातंत्र को पुनर्स्थापित कर दिया गया। तो क्रांति जो है वो आमूल परिवर्तन लाता है। क्रांति इसका स्वरूप जो है, इसकी प्रकृति जो है व्यापक होती है और ये क्षणिक परिवर्तन नहीं लेकर आता है। ये परिवर्तन लाता है तो वो आमूल होता है, सबके लिए होता है, एक विशेष किसी समुदाय के लिए नहीं होता है। तो अंत में इसको अगर हम लोग निष्कर्ष में अगर इसको मैं बोलूं तो क्रांति को हम लोग कह सकते हैं कि ये दो शब्दों को अगर विद्रोह जोड़ प्रतिरोध, अगर इसको कहें कि ये दोनों को अगर जोड़ दिए जाएंगे, ये दोनों को अगर कर दिए जाएंगे तो हो सकता है कि वो क्रांति में परिवर्तन या वो क्रांति हो सकता है। ये दोनों को अगर तो विद्रोह और प्रतिरोध अगर कुल मिलाकर इसको अगर देखेंगे तो ये क्या होगा? ये जो है क्रांति होती है। ये एक सूत्र के जैसा तुम लोग इसको दिमाग में रख सकते हो। फिर से एक बार बता दूं कि विद्रोह और प्रतिरोध क्या होते हैं? सीमित होता है। इसका स्वरूप क्या होता है? विद्रोह प्रतिरोध सीमित होता है। इसका स्वरूप क्या होता है? व्यापक होता है। ये क्या होता है? विशेष जाति या समाज पर या आंशिक रूप से ये विद्रोह और प्रतिरोध होता है। और ये क्या होता है? सभी के द्वारा किया गया होता है और सभी के लिए होता है। किसी व्यवस्था या कानून के विरुद्ध में किया जाता है वो विद्रोह होता है और प्रतिरोध हो सकता है, लेकिन संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए होता है वो क्रांति होता है। और विद्रोह अधिकतर क्या होता है? विद्रोह और प्रतिरोध अधिकतर व्यक्ति केंद्रित
या किसी समुदाय केंद्रित होता है, किसी जाति केंद्रित होता है, तो क्रांति जो है ये समाज केंद्रित होता है, सभी के लिए ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रयास किया कि ये जो है विद्रोह क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, क्रांति क्या होती है, इसको आप लोग अपने पुस्तक में जाकर एक बार देखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि करूँगा कि आप लोग जो है अवश्य ही उसे पढ़कर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये तीनों में अंतर क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं। इसको आप लोग घर में जाके थोड़ा देखिएगा। इसके बाद वाला जो टॉपिक है हम लोग अब 35-36 पेज में देखिएगा, मैं वो भी अब करा रहा हूँ। अभी इसके पश्चात वाला जो टॉपिक है प्रतिरोध, विद्रोह और क्रांति के अर्थ को हम लोग समझने के पश्चात हम लोग अभी चले जाएंगे ये विद्रोह, जनजाति विद्रोह कैसे हुआ भारत में। तो हमारा अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह या आदिवासी विद्रोह हमारे जो सिलेबस के अंतर्गत जो विद्रोह हैं वही हम लोग यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी शासन या कंपनी की कंपनी का जो यहाँ पे स्थापना हुआ या कंपनी का शासन जब से यहाँ पे आरंभ हुआ भारत में, तब से लेकर 1947 के बीच में जो है लगभग छोटे बड़े 70 जनजातीय विद्रोह हुए। कुल कितने विद्रोह हुए? लगभग 70 जनजातीय विद्रोह हुए। ऐसा बहुत सारा विद्रोह है जिसको हम लोग याद करेंगे। तो चुआड़ विद्रोह, उसके बाद कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ऐसे बहुत सारे कुल मिलाकर कितने विद्रोह हुए? 70 विद्रोह हुए लगभग, ऐसा माना जाता है। तो ये विद्रोह इसका अगर हम लोग कारण को ढूंढने जाएंगे, कारण को पता लगाने का प्रयास करेंगे, तो लगभग कारण 4-5 ऐसे कारण है या जो कि लगभग सभी विद्रोह में वो कारण जो है हम लोग उस कारण को वहाँ पे बिठा सकते हैं या लिख सकते हैं। वैसे मैं इसको दे रहा हूँ आप लोगों को, विद्रोह के कारण। जैसे एक नंबर ब्रिटिश शासन का विस्तार। शासन का विस्तार। तो पहला कारण क्या था कि आदिवासी क्षेत्रों पर या जनजातीय प्रदेशों पर जहाँ पे ये आदिवासी लोग रहा करते थे, वहाँ पे ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ। प्लासी के युद्ध के पश्चात धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पे भारत के विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न प्रदेशों पर अपना साम्राज्य विस्तार करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे नवाबों को, शासकों को, राजाओं को इन्होंने पराजित करके जो है जब ये सीमावर्ती क्षेत्र पर पहुँचते थे, जंगल पर पहुँचते थे, तो वहाँ से इनका सामना आदिवासियों से आरंभ हो गया, आदिवासियों से इनका सामना शुरू हो गया। तब आदिवासियों के अंचल पर भी जहाँ ये लोग निवास करते थे, दूर दराज के क्षेत्र पर, पहाड़ी क्षेत्र पर जहाँ पे ये लोग रहते थे, यहाँ पे ब्रिटिश जो कंपनी ने अपना शासन विस्तार करना शुरू कर दिया था। ये शासन विस्तार से इनके क्षेत्रों पर जो ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ, इससे यहाँ के लोगों में नाराज़गी थी।
ये लोग नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश जो कंपनी का जो शासन है इनके क्षेत्रों पर क्या हो, विस्तार हो। एक कारण ये था कि अंग्रेजी सरकार ने जो है अपना शासन का विस्तार इनके क्षेत्रों पर किया। ये भी एक कारण था जनजातीय विद्रोह होने के पीछे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बाहरी लोगों का अनुप्रवेश। ब्रिटिश शासन का विस्तार तो इनके क्षेत्रों पर हुआ है, साथ ही साथ क्या हुआ, अब इन आदिवासी समाज पर या इन लोगों को शासन करने के लिए अंग्रेज़ों ने कुछ एक प्रतिनिधि या यूँ कहेंगे कि इनके नुमाइंदे वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, भेजना प्रारंभ कर दिया। कौन कौन से नुमाइंदे थे? प्रशासक वाले नुमाइंदे, जो ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी थे उनको। उसके बाद जो है उसके साथ साथ में सूदखोर, महाजन, व्यापारी लोग इनके जगह पर जाकर इन रहना शुरू कर दिए। यहाँ पे ठेकेदार सब यहाँ पे रहना शुरू कर दिए और धीरे धीरे इनके क्षेत्रों पर अधिकार करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो बाहरी लोगों के अनुप्रवेश से भी ये लोग प्रसन्न नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इनके अंचलों पर कोई बाहरी लोग आकर इनके अंचलों में रहें और इनके ऊपर में क्या करें, अत्याचार करें। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो शासन की असहयोगिता। अब बाहरी लोगों के अनुप्रवेश के कारण से महाजनों के प्रवेश इनके क्षेत्रों पर आने के पश्चात, व्यापारियों के इनके क्षेत्रों पर आने के पश्चात, ठेकेदारियों के इनके क्षेत्रों पर आने के पश्चात क्या हुआ, इनके ऊपर में आए दिन अब क्या होना शुरू हो गया, अत्याचार होना शुरू हो गया। तो बारंबार जो ये अत्याचार, जो अपनी दुख, ये वेदना लेकर जब ये प्रशासन के निकट जाते थे, अपनी वेदना, अपनी व्यथा लेकर जब ये लोग जाते थे, तो प्रशासन इनको किसी प्रकार की मदद नहीं करती थी। अर्थात ब्रिटिश शासन की असहयोगिता, इनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। जब ये अत्याचार, जब कोई महाजन या ठेकेदार अत्याचार करता था, ये चले जाते थे कि ये सब हो रहा है हमारे साथ, जातियाँ हो रही है। लेकिन ये लोग उल्टे क्या होता था, इन्हीं के ऊपर में झूठा मुकदमा हो या कोई झूठा जो केस दायर करके इनके ऊपर में झूठा मुकदमा ये सब चलाया जाता था। उल्टे ही इन्हीं को जो है प्रताड़ित किया जाता था। चूँकि बड़े बड़े व्यापारी जो सेठ लोग थे, ये प्रशासन के लोगों के साथ में इनका अच्छा संपर्क था। इसीलिए जो है इनकी किसी प्रकार, जब पुलिसों के सामने में जब जाते थे तो पुलिस भी इन्हें जो है किसी प्रकार की मदद नहीं करती थी। तो ये सब कारण थे जिसके ये सब कारण के से यहाँ की जनजाति जो है क्या हो गई, ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ में या जो स्थानीय शासन है उसके खिलाफ में इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और मैं कारण दे रहा हूँ। उसके बाद चौथे नंबर पर वन क्षेत्रों में नए नए कानून बनाए जाने लगे। अब ये इसको और भी छोटा हम लोग पॉइंट कर सकते हैं तो ब्रिटिश वन क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का
हस्तक्षेप, अगर इसको और छोटा भी अगर हम लोग इसको बना सकते हैं तो वन क्षेत्रों पर नए नए कानून। अब पहले का नियम क्या था कि जब राजा महाराजा या नवाब शासन करते थे तो आदिवासी या जनजातीय क्षेत्रों पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों का शासन का विस्तार जब इनके क्षेत्रों में हुआ तो इन्होंने देखा कि वन क्षेत्रों से तो बहुत सारे वन क्षेत्रों से बहुत ये लोग लाभ ले सकते हैं, इसमें पैसा है। तब इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे ये वनांचल पर भी अपने नए नए कानून इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और ये कानून जो है आदिवासियों के लिए और जनजातियों के लिए एक प्रकार से कहेंगे ये उनके जीवन में या उनके जो दैनिक जो जीवनयापन का जो उनका व्यवस्था है उसमें क्या था, एक प्रकार से हस्तक्षेप था। पहली बार 1855 में वन चार्टर का अंग्रेजी शासन ने जो है क्या किया, वन चार्टर बनाया। इसके बाद 1865 में इन्होंने वन कानून का निर्माण किया। 1878 में इन्होंने पूरे वन को 3 भागों में बांट दिया। तो आए दिन क्या कर रहे थे कि ब्रिटिश शासन नए नए नियम, नए नए चीज़ें बना रहे थे और जो इनके लिए, जो वन क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों और जनजातियों के लिए एक असहनीय कृत्य था। ये नहीं चाहते थे कि ये सब इनका हस्तक्षेप यहाँ पे हो। इसके बाद इनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप। आदिवासियों के, जनजातियों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप भी एक कारण था जनजातीय विद्रोह होने का। ईसाई मिशनरियाँ इनके क्षेत्र पर जाकर, ईसाई मिशनरी इनके क्षेत्रों पर जाकर इनको जबरन जो है धार्मिक ये इनको धर्म परिवर्तन का विभिन्न प्रकार का लोभ दिखाकर हो इनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। और क्या होता था कि इनका खुद का अपना समाज होता था। किसी भी प्रकार का अगर समस्या किसी भी प्रकार की अगर समस्या इनके समाज में होती थी तो ये कोशिश करते थे कि अब उसका समाधान जो है अपने ही लोगों में रहकर क्या करते थे ये लोग। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन की हस्तक्षेप की नीति के कारण से जो है ये धीरे धीरे इनके समाज पर आए दिन क्या हो गया, इनके प्रत्येक कार्य पर इनको लगा, आदिवासियों को लगा, जनजातियों को लगा कि इनके हर एक क्रियाकलाप पर सरकारी हस्तक्षेप हो रहे हैं। और इनको जब ये महसूस हुआ तब इन्होंने आगे चलकर प्रशासन के खिलाफ में, शासक के खिलाफ में इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये जनजातीय विद्रोह के प्रमुख कारण थे। इन पॉइंट को आप लोग, इस सभी पॉइंट को आप लोग देखिएगा और अपने पुस्तक के साथ में से पुस्तक को आगे रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट इस क्लास में मैं आप लोगों को जो विद्रोह है, छोटे बड़े विद्रोह जैसे चुआड़ विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, इनके विषय में संक्षेप में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और मैं आप लोगों को उसको संक्षेप में समझाकर मैं एक बनाया भी हूँ खुद एक, और उसको भी मैं बाद में मुहैया करवा दूंगा। एक PDF आप लोगों को भेजकर ये भी मैं दे दूंगा आप लोगों को। धन्यवाद आज के लिए।